बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम नहम जमात की फ़िज़िक्स के बाब नंबर 3 यानी यूनिट नंबर 3 का जो टॉपिक पढ़ेंगे, जो डिस्कस करेंगे, वो है मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून। अंग्रेज़ी में इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। किसी सिस्टम के मोमेंटम का इन्हसार इसके मास और वेलोसिटी पर होता है। जैसा कि हमने मोमेंटम के बारे में इससे पहली वीडियो में भी ये बात की थी कि जो P होता है वो mv के बराबर होता है, यानी मास और वेलोसिटी का जो हासिल ज़रब होता है वो मोमेंटम होता है। यहाँ पे यही कहा जा रहा है शुरू में कि किसी सिस्टम के मोमेंटम का इन्हसार इसके मास और वेलोसिटी पर होता है। यानी मास और वेलोसिटी दो ऐसी चीज़ें हैं जिन पर इन्हसार होता है मोमेंटम का। एक सिस्टम कई अजसाम का मजमुआ होता है जिसकी हदूद वाज़े होती हैं। एक आइसोलेटेड सिस्टम बाहम टकराने वाले ऐसे अजसाम का मजमुआ होता है जिन पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना कर रही हो। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है, यानी टकराने वाले अजसाम का मजमुआ होता है और इस सूरत में होता है कि उस पर कोई भी बैरूनी फोर्स अमल ना कर रही हो। अगर किसी सिस्टम पर कोई गैर मुतवाज़ी या नेट फोर्स अमल ना करे तो मसावा 3.14 के मुताबिक इसका मोमेंटम कांस्टेंट ही होगा, ठीक है। बस आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा बगैर तब्दीली के कायम रहता है। यही मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून है, जिसे इस तरह से बयान किया जाता है कि आपस में टकराने वाले दो या दो से ज़्यादा अजसाम पर मुश्तमिल आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब इसको वाज़े करने के लिए मिसालों से बताया जा रहा है कि हवा से भरे हुए गुब्बारे की मिसाल पर गौर करें कि गुब्बारा और इसमें भरी हुई हवा एक सिस्टम बनाते हैं। गुब्बारे को छोड़ने से कबल ये सिस्टम रेस्ट में था, इसलिए इसका इब्तदाई मोमेंटम सिफर था। जैसे ही गुब्बारे को छोड़ा गया, इसमें खारिज होने वाली हवा अपनी वेलोसिटी के बाइस मोमेंटम हासिल करती है। मोमेंटम की इब्तदाई कीमत बरकरार रखने के लिए गुब्बारा बाहर निकलने वाली हवा के मुखालिफ सिमत में हरकत करता है। ये बात यहाँ पे ये समझाई जा रही है कि मोमेंटम पैदा करने के लिए, पैदा होने के लिए या तो मास में तब्दीली होनी चाहिए या वेलोसिटी में। जब एक गुब्बारे में हवा भरी जाती है, हवा भर के उसको गिरा लगा दी जाती है या उसको वैसे हाथ से पकड़ा जाता है, तो उस सूरत में उसका जो मोमेंटम होता है वो सिफर होता है। लेकिन जब हम उसको छोड़ देते हैं, छोड़ने से क्या होता है कि हवा जो है वो तेजी से बाहर निकलती है, यानी उसकी वेलोसिटी बदल जाती है। वेलोसिटी में तब्दीली की वजह से उसमें मोमेंटम आ जाता है, यानी मोमेंटम हासिल कर लेता है वो जिस्म, और उसकी जो इब्तदाई कीमत थी यानी कांस्टेंट हालत, यानी जो पहले उसकी हालत थी, उसको बरकरार रखने के लिए वो क्या करता है, जो गुब्बारा है वो मुखालिफ सिमत में हरकत करता है। M1 और M2 मास की दो गेंदें ले लें। एक और मिसाल बता रहे हैं हम यहाँ पे, जैसा कि शक्ल 3.14 में दिखाया गया है। ये बाएं तरफ 3.14 हमें शक्ल दिखाई गई है और ये आप FSC में जाके भी ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे ये इंशाल्लाह। ये गेंदें एक सीधी लाइन में बिलतरतीब U1 और U2 की इब्तदाई वेलोसिटी से हरकत कर रही हैं, जबकि M1 की वेलोसिटी U1, M2 की वेलोसिटी U2 से ज़्यादा है, ठीक है जी। जैसे जैसे ये गेंदें आगे बढ़ रही हैं, M1 मास की गेंद M2 मास की गेंद के करीब होती है। अब ये देखें, एक गेंद बड़ी है और एक गेंद छोटी है। यहाँ पर M2 बड़ी है, M1 छोटी गेंद है, ठीक हो गया जी। M1 की जो वेलोसिटी है वो U1 है, M2 की U2 है। जैसे जैसे ये गेंदें आगे बढ़ रही हैं, M1 मास की गेंद M2 मास की गेंद के करीब होती जा रही है, और इसमें जो M1 का इब्तदाई मोमेंटम है वो M1 U1 और इसका जो मास M2 का इब्तदाई मोमेंटम क्या होगा, M2 U2, और इनका जो टोटल मोमेंटम है यानी कुल मोमेंटम टकराने से पहले सिस्टम का कुल मोमेंटम क्या होगा, दोनों मोमेंटम को जमा कर दिया। कुछ देर के बाद M1 वाली गेंद किसी फोर्स के साथ मास M2 वाली गेंद से टकराएगी। न्यूटन के तीसरे कानून के मुताबिक, जो कि ये था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर अमल का एक रद्द अमल होता है जो कि बराबर लेकिन मुखालिफ सिमत में होता है। मास M2 बराबर मुखालिफ सिमत में एक रिएक्शन मास M1 पर लगाएगी। फर्ज करें कि टकराने के बाद M1 और M2 की वेलोसिटीज बिलतरतीब V1 और V2 हो जाती हैं।
तो m1 का जो मोमेंटम है वो हो जाएगा m1v1 और m2 का मोमेंटम हो जाएगा m2v2। ये टकराने के बाद का मोमेंटम है ये, ठीक है जी। फिर क्या हुआ यहाँ पे, टकराने के बाद इसका कुल मोमेंटम क्या, m1v1 जमा m2v2। मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक उसका इब्तदाई मोमेंटम जो है वो आखिरी मोमेंटम के बराबर होगा। इब्तदाई और आखिरी का मतलब ये है कि टकराने से पहले का मोमेंटम सिस्टम का, जैसे वो गुब्बारे वाली हमने बात की थी कि गुब्बारे में से हवा निकालने से पहले का मोमेंटम गुब्बारे में से हवा निकलने के बाद के मोमेंटम के बराबर होगा। इसी तरह गेंद या जो गेंदें हैं उनके टकराने से पहले का मोमेंटम बराबर होगा गेंदों के टकराने के बाद के मोमेंटम के। तो यहाँ यही लिखा गया है कि दोनों मोमेंटम आपस में बराबर हो गए। मसावा 3.1 से जाहिर है कि टकराने से कबल और टकराने के बाद एक आइसोलेटेड सिस्टम का कुल मोमेंटम यकसा रहता है। ऐसे मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून कहते हैं। मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून फिजिक्स का एक बहुत अहम कानून है। इसका इतलाक का दायरा इंतहाई वसी है। बंदूक और गोली के सिस्टम पर गौर करें। अब ये तीसरी मिसाल यहाँ पे हमें बताई जा रही है। पहली मिसाल गुब्बारे वाली, दूसरी गेंदों वाली, तीसरी अब बंदूक वाली हमें मिसाल बताई जा रही है। बंदूक चलाने से कबल बंदूक और गोली दोनों रेस्ट में हैं, हालत सुकून में होती हैं, इसलिए सिस्टम का कुल इब्तदाई मोमेंटम 0 होता है। जैसे ही बंदूक से फायर किया जाता है गोली तेजी से निकलती है और इसी तरह कुछ मोमेंटम हासिल करती है। सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रखने के लिए बंदूक झटके से पीछे की तरफ हरकत करती है। मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक फायर के बाद भी बंदूक और गोली का कुल मोमेंटम 0 होगा। फर्ज करें कि गोली का मास m है और फायर के वक्त इसकी वेलोसिटी v है, जबकि बंदूक का मास बड़ा m है और जिसकी वेलोसिटी से ये पीछे की तरफ है वो v है, यानी बड़ा v है। पहले जो गोली का मास है वो छोटा m, वेलोसिटी छोटा v। बंदूक का मास बड़ा m, बंदूक की वेलोसिटी बड़ा v। इसके लिए फायर के बाद बंदूक में गोली का कुल मोमेंटम 0 होगा। जैसा कि यहाँ हमें दिखाया कि बंदूक चलाने के बाद गोली और बंदूक का कुल मोमेंटम यानी दोनों मोमेंटम को आपस में जमा किया, यानी कुल मोमेंटम जो 0 होगा। तो यहाँ बताया भी उन्होंने कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक एक मोमेंटम जो है बंदूक की जो गोली है वो बंदूक में से गोली चलाने से पहले का और बाद का मोमेंटम क्योंकि कांस्टेंट रहेगा, इसलिए यहाँ पे उन्होंने लिखा बंदूक चलाने के बाद बंदूक और गोली का कुल मोमेंटम इसके बराबर, और बंदूक चलाने से पहले बंदूक और गोली का कुल मोमेंटम वो 0 था, यहाँ लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर हमें जो mv है इसको दाएं तरफ ले आए जो कि नफी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बाएं तरफ जमा है। रियाजी का बुनियादी सी बात है ये। अब v जो है ये v क्योंकि बंदूक की वेलोसिटी है, v जो है ये बंदूक की वेलोसिटी है, m जो है बड़ा ये बंदूक का मास है, तो v बराबर हो जाएगा नफी m बटा बड़ा m ज़रब v। ठीक है, इसका मतलब कहता है बंदूक की वेलोसिटी को जाहिर करती है। मनफी की अलामत ये जाहिर करती है कि बंदूक की वेलोसिटी की सिमत गोली की वेलोसिटी की सिमत के मुखालिफ होगी, यानी गोली सामने को जाती है तो बंदूक पीछे की तरफ आती है, यानी बंदूक पीछे की तरफ जाती है, यानी रिकॉइल करती है क्योंकि बंदूक का मास गोली के मास के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बंदूक के रिकॉइल की वेलोसिटी गोली की वेलोसिटी के मुकाबले में बहुत कम होती है। गोली जिस चीज से जाकर टकराएगी उसकी ऐसी की तैसी कर देगी, लेकिन बंदूक जब इंसान के कंधे से टकराती है या इंसान जिसने हाथ में पकड़ी होती है उस बंदूक का मास ज्यादा होने की वजह से उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी कि गोली की होती है। रॉकेट और जेट इंजन भी इसी उसूल पर काम करते हैं। इन मशीनों में ईंधन के जलने से जो गर्म गैसेस पैदा होती हैं वो बेइंतहा मोमेंटम से बाहर निकलती हैं। मशीन इसके मसावी मगर मुखालिफ समत में मोमेंटम हासिल करती है जो इन्हें बहुत तेज स्पीड से मोशन के काबिल बनाता है। इसी से मुतल्लिका एक मिसाल है, इसको भी अभी हम हल कर लेते हैं कि एक 20 ग्राम मास की गोली की वेलोसिटी बंदूक की नाली से निकलते वक्त 100 मीटर फी सेकंड है। यहाँ ये याद रखना है कि जो गोली है उसका मास छोटा m होगा और उसकी वेलोसिटी छोटा v होगा। बंदूक के रिकॉइल की वेलोसिटी मालूम करें, यानी बड़ा v मालूम करना है हमने, जबकि इसके मास 5 किलोग्राम है। यहाँ सारी कीमतें लिखी हुई हैं, ग्राम को किलोग्राम में बदला और यहाँ हमने कानून लिखा कंजर्वेशन का, बड़ा mv जमा mv बराबर होगा 0 के। कीमतें दर्ज करने से हमारे पास वेलोसिटी नफी में आएगी जो कि बताएगी कि समझ जो है वो उल्टी होगी इसकी। मनफी की अलामत ज़ात करती है कि बंदूक 0.4 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से रिकॉइल करती है, यानी बंदूक गोली की मुखालिफ समत में हरकत करती है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहाँ पे
ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। फिर भी कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन, परेशानी हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं अपने इल्म के मुताबिक आपको मुतमईन कुन जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। शुक्रिया।